नमस्कार। खेलों पर हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम खेल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। इस सप्ताह खेल जगत की सबसे बड़ी खबर रही भारतीय महिला टीम का एशिया टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीतना। बात करेंगे राजकोट टेस्ट की भी, जहां भारत ने इंग्लैंड को 434 रन से हरा दिया है। नजर डालेंगे फुटबॉल से जुड़ी खबरों पर भी। तो आइए शुरुआत करते हैं खेल आजकल की। और खेल आजकल में सबसे पहले बात करते हैं बैडमिंटन की। भारतीय महिला टीम ने बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। खिताबी मुकाबले में भारत ने थाईलैंड को 3-2 से हराया। ये पहली बार है जब भारत ने इस प्रतिष्ठित चैंपियनशिप में पदक हासिल किया है। इस मुकाबले में भारत के लिए पीवी सिंधु, गायत्री गोपीचंद, त्रिसा जॉली और युवा शटलर अनमोल खरब ने अपने अपने मैच जीते। भारत की महिला बैडमिंटन टीम ने इतिहास रच दिया है। भारतीय महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया। टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में भारत ने थाईलैंड को 3-2 के अंतर से हराया। ये पहली बार है जब भारत ने इस प्रतिष्ठित चैंपियनशिप में पदक हासिल किया है। रविवार को खेले गए टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में भारत ने शानदार शुरुआत की। भारत की स्टार शटलर और 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने महिला एकल मुकाबले में थाईलैंड की सुपनिदा कटेथोंग को 21-12, 21-12 के अंतर से हराकर टीम को बढ़त दिला दी। इसके बाद महिला युगल मुकाबले में गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली की भारतीय महिला जोड़ी ने थाईलैंड की जोड़ी को 21-16, 18-21, 21-16 के अंतर से हराकर स्कोर 2-0 कर दिया। हालांकि तीसरे मैच में थाईलैंड ने वापसी करते हुए बढ़त हासिल कर ली। भारत की अश्मिता चालिहा को एकल मुकाबले में 11-21, 14-24 से हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता के चौथे मुकाबले में श्रुति और प्रिया की जोड़ी को भी हार झेलनी पड़ी। इसके बाद टूर्नामेंट के 5वें और निर्णायक मुकाबले में जब भारत की ओर से अनमोल खरब कोर्ट पर उतरी तो उन पर हर किसी की निगाहें टिकी थीं। हालांकि 17 वर्षीय युवा शटलर अनमोल ने अपने प्रशंसकों को निराश नहीं किया। उन्होंने इस निर्णायक मुकाबले को 21-14, 21-9 से अपने नाम करके टीम के लिए स्वर्ण पदक पक्का कर लिया। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप महिला या पुरुष वर्ग में भारत का ये पहला पदक है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। टीम इंडिया ने राजकोट टेस्ट रिकॉर्ड 434 रन से जीत लिया है। 557 रन के लक्ष्य के सामने इंग्लैंड की टीम चौथी पारी में 122 रन ही बना सकी। रविंद्र जडेजा ने मार्क वुड को कैच आउट कराया और इसी के साथ इंग्लैंड की टीम ऑल आउट हो गई। रविंद्र जडेजा ने 5 विकेट हासिल किए। रनों के अंतर के लिहाज से ये भारत की सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले आज भारत ने अपनी दूसरी पारी 4 विकेट पर 430 रन बनाकर घोषित की थी। भारत ने आज 2 विकेट पर 196 रन से आगे खेलना शुरू किया था। शुभमन गिल 91 रन बनाकर रन आउट हुए। यशस्वी जायसवाल ने अपना दोहरा शतक पूरा किया। वहीं अपना पहला टेस्ट खेल रहे सरफराज खान ने दूसरी पारी में भी अर्धशतक लगाया। यशस्वी जायसवाल 214 और सरफराज खान 68 रन बनाकर नाबाद रहे। नई दिल्ली में डेफ क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें 20 राज्यों से आई टीमों ने हिस्सा लिया। ये खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में ऊर्जा से लबरेज दिखाई दिए। फाइनल में महाराष्ट्र की बधिर टीम ने मध्य प्रदेश की टीम को हराकर खिताब अपने नाम किया। देश में पिछले कुछ वर्षों से खेलों को लेकर एक अलग ही माहौल दिखाई दे रहा है, जहां सामान्य खिलाड़ियों के साथ साथ दिव्यांग खिलाड़ी भी अपना लोहा मनवा रहे हैं। ऐसे ही एक डेफ क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन दिल्ली में हुआ। देश के विभिन्न राज्यों से 20 टीमों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। ये युवा भले ही बोल नहीं सकते, लेकिन इनका जोश और उत्साह इन्हें दूसरों से अलग करता है। इनकी क्रिकेट खेलने की शैली में आज का यशस्वी जायसवाल, जसप्रीत बुमराह और शुभमन गिल दिखाई देता है। जो भी लोग इन खिलाड़ियों का मैच देखने आए, सभी इनके हुनर की सराहना कर रहे थे। फाइनल में महाराष्ट्र की टीम ने मध्य प्रदेश को 45 रनों से हराकर खिताब पर कब्जा किया। मैं इस मंच के साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी वर्ल्ड कप होने वाला है डेफ क्रिकेट का, जिसमें से पूरे वर्ल्ड की टीमें आ रही हैं। उसमें हमारी भी इंडियन डेफ क्रिकेट टीम जा रही है। दुबई में होना है वर्ल्ड कप, तो उसमें भी हमें उम्मीद है कि इंडियन डेफ क्रिकेट टीम को काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेगी और इन बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसपे अपनी क्षमता का वो अच्छा से प्रूव कर सकते हैं, अपने टैलेंट को प्रूव कर सकते हैं। ये सब टूर्नामेंट होने से बाकी सब दिव्यांग बच्चों को एक मैसेज जाता है कि उन लोगों को भी सरकार की तरफ से और बाकी बीसीसीआई की तरफ से और उसकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो आईडीसी है की तरफ से एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा रही।
ताकि वो लोग भी बाकी मेन स्ट्रीम के साथ में मिलके कंधे से कंधा मिला के काम कर सके और जीने का उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। मैं BCCI को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया, स्पॉन्सर्स जितने भी हैं, क्योंकि ये एक इंक्लूसिवनेस की तरफ एक पहला स्टेप है जिसके अंदर कि हमें दिव्यांग को आगे प्रमोट करना चाहिए और जिस प्रकार से आगे नए नए स्पोर्ट्स आते हैं, क्रिकेट के अलावा भी और भी स्पोर्ट्स हैं, उसके अंदर प्रमोशन होना चाहिए। अपनी छोटी छोटी रणनीतियों को ये खिलाड़ी सांकेतिक भाषा में समझते हैं और अपनी खुशी का इजहार ये कुछ अलग ही अंदाज में बयां करते हैं, जो मैदान में मौजूद दर्शकों को रोमांचित कर देता है। इस मैच के अंतिम दिन कुछ जानी मानी हस्तियां भी मैदान पर पहुंची और युवाओं को पुरस्कार देकर इनका मनोबल बढ़ाया। विजेता ट्रॉफी के साथ चैंपियन बनी महाराष्ट्र टीम के लिए ये कभी न भूल पाने वाला पल था। इन्हें काफ़ी सपोर्ट मिलना शुरू हुआ है भारत में दिव्यांग क्रिकेटर्स को, और दिव्यांग क्रिकेट अब अपनी ऊंचाइयों पे पहुंच रहा है। ये चेंज पहले सिर्फ सुनते थे हम लोग, लेकिन अब हम इसे विटनेस कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा रहा, टूर्नामेंट था, पूरे 20 स्टेटों ने पार्टिसिपेशन करा था। फाइनल तो एक ही टीम जीती है और वो ऑब्वियसली महाराष्ट्र बहुत अच्छा खेली थी और वो जिस वजह से चैंपियन रही। और रिसेंटली में अभी हमारा वर्ल्ड कप भी है, अभी 4 मार्च से लेके 12 मार्च तक शारजाह में, उसके लिए भी हमने प्लानिंग करी। अभी दिल्ली में कैंप लग रहा है 25 तारीख से लेके, तो पूरी प्लानिंग है कि हम इस बार वर्ल्ड कप जरूर जीत के आएं। जल्द ही डेफ क्रिकेट विश्व कप का शारजाह में आयोजन होने वाला है और भारतीय टीम भी वहां हिस्सा लेने जा रही है। ऐसे में इस तरह के टूर्नामेंट इन खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने में कामयाब होते हैं। अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब भारत खेलों की महाशक्ति बनने में जरूर कामयाब होगा। मुकेश शुक्ला, DD न्यूज, दिल्ली। ताराचंद माथुर क्रिकेट मेमोरियल टूर्नामेंट 2024 का आयोजन दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में हुआ, जहां चीफ जस्टिस 11 और प्रेसिडेंट 11 के बीच मुकाबला खेला गया। 40 वर्ष पुराने इस टूर्नामेंट के पिछले संस्करण काफी सफल रहे थे और इस बार के संस्करण को लेकर भी काफी उत्साह देखने को मिला। कोर्ट में जज और वकीलों के बीच वाद विवाद देखने को मिलता है, उसी तरह मैदान में भी दोनों के बीच रोमांचक भिड़ंत देखने को मिली। लॉयर्स और जजेस जो कि कोर्ट में एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं, यहाँ पे भी खेल तो एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं, पर कैमराडरी और कम्युनिटी इतनी अच्छी है जो फीलिंग ये देती है। पिछले साल अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों से कोविड की वजह से नहीं हो पाया था, बट नाउ आई थिंक इट इज एन अनरिटन गिवन। Lawyers are also looking forward, so are the judges, and it's the very good common factor which runs through everybody. Cricket being the birthright game in the country, but only thing is it's happened after a very long time. It should happen every year. क्रिकेट के माध्यम से आप कुछ समय के लिए इकट्ठा रहते हैं, यहाँ इकट्ठा खेलते हैं, और जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है वो किंडल्ड रहती है, वो एक उसकी एक आग जली रहती है, जिससे एक टीम स्पिरिट का एक आपसी जो है अच्छा तालमेल बनाने के लिए भी हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत अच्छा है। Outreach happens on all sides of the judicial system, be the bar, be the bench, and it's always good to have an interaction, and a healthy interaction in any organization, any institution is always good. ताराचंद माथुर जो है बहुत सीनियर लॉयर थे, जिनके नाम पे 40 साल से ट्रॉफी आ रही है। उनके बेटे दिनेश माथुर भी 5 बार दिल्ली हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट है। ये मोहित माथुर अभी प्रेसिडेंट है, ये भी उनके पोते हैं। तो एक इतने बड़े खानदान की लेगेसी चली आ रही है, इतने अच्छी ट्रॉफी है, ये अच्छा लगता है बहुत कि जब हमारे लॉयर्स और जजेस ऐसे मिलके स्ट्रेस बस्टर है बेसिकली। 44वें शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी भारत ने की थी और 44वें ओलंपियाड से शतरंज में मशाल रिले की भी शुरुआत हुई थी। इसी कड़ी में 45वें शतरंज ओलंपियाड की हैंड ऑफ सेरेमनी का आयोजन किया गया, जहां इस मशाल को फीडे अध्यक्ष को सौंपा गया। 45वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में होगा। तो शतरंज ओलंपियाड का जो आयोजन है वो पिछली बार भारत में किया गया था और इस बार जो अगला संस्करण है शतरंज ओलंपियाड का, उसका आयोजन हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में किया जाएगा और भारतीय जो खिलाड़ी हैं उनसे इस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है।
शतरंज की दुनिया को देश से न केवल विश्वनाथन आनंद जैसा ग्रैंड मास्टर मिला है, बल्कि इस खेल को एक नया आयाम भी दिया है। 44वें शतरंज ओलंपियाड से मशाल रिले की शुरुआत देश से हुई और अब इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए राजधानी दिल्ली में 45वें शतरंज ओलंपियाड हैंड ऑफ सेरेमनी का आयोजन हुआ, जहां शतरंज की इस ओलंपियाड मशाल को फीडे अध्यक्ष आर्काडी दुर्कोविच को सौंपा गया। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस खेल को देश से मिले समर्थन और विश्व स्तर पर इसकी लोकप्रियता को बढ़ाने में भारत के योगदान को सामने रखा। शतरंज की शुरुआत यहीं से हुई थी। चेस ओलंपियाड की शुरुआत भी अब देखा जाए तो टॉर्च हैंड ऑफ सेरेमनी से भारत से ही होगी। ये पल तब आया जब भारत ने 44वें चेस ओलंपियाड का आयोजन किया। पहली बार चेस की हिस्ट्री में कभी टॉर्च रिले हुआ और वो भारत के हर शहर से गया। मैं कहना चाहता हूँ ये एक अपने आप में एक नई शुरुआत है, जहाँ भारत से टॉर्च हैंड ऑफ सेरेमनी की शुरुआत होकर दुनिया के अलग अलग देशों के बड़े बड़े शहरों से होकर ये होस्ट सिटी में जाएगी और इस बार बुडापेस्ट हंगरी में जाने वाली है। वहीं ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के अध्यक्ष संजय कपूर ने कहा कि सरकार के समर्थन से देश को न केवल लगातार ग्रैंड मास्टर मिल रहे हैं, बल्कि शतरंज के खेल को भी अपनी पहचान साबित करने में सफलता हासिल हुई है। As we celebrate the historic moment, I am reminded of the progress and achievements that we have witnessed in the Indian chess over last few years, none of which would have been possible without the golden touch of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. He touched chess and the chess had weird wings and it flew. 45वें शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट करेगा। पिछली बार भारत का प्रदर्शन शतरंज ओलंपियाड में शानदार रहा था और टीम अब उसी प्रदर्शन को आगे भी जारी रखना चाहेगी। हालांकि इससे पहले कैंडिडेट चैंपियनशिप है, जहां नजरें एक बार फिर भारतीय युवा शतरंज खिलाड़ियों पर होंगी। लेकिन इन सब तस्वीरों के बीच मशाल रिले को सौंपने का दृश्य इस नई प्रथा के जनक के तौर पर देश को सामने रख रहा है, जो इस बात का प्रमाण है कि इस खेल में देश ने न केवल अपनी अलग पहचान बनाई है, बल्कि शतरंज के खेल को भी एक नया अक्स दिया है। गौरव कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। ऑल इंडिया शतरंज महासंघ के अध्यक्ष संजय कपूर का कहना है कि मोदी सरकार द्वारा मिले अपार समर्थन ने न केवल देश में शतरंज की तस्वीर को बदल दिया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस खेल में मशाल रिले के आयोजन को शुरू करने का श्रेय भी केंद्र सरकार को जाता है। उन्होंने कहा कि देश हंगरी में होने वाले 45वें शतरंज ओलंपियाड में भी बेहतरीन प्रदर्शन करेगा। संजय कपूर से खास बात की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। इस वक्त हमारे साथ भारतीय चेस फेडरेशन के अध्यक्ष संजय कपूर साथ में हैं, उनसे बात करते हैं। संजय जी, कैसे देखते हैं 44वां जो ओलंपियाड था वो हमने आयोजित किया था, लेकिन अब मशाल रिले की जो शुरुआत हमने की थी अब बुडापेस्ट को सौंपी गई है। सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने चेस पे हाथ लगाए और चेस उड़ने लगा, चेस को पंख लग गए। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय अमित शाह साहब का, जिन्होंने हमें पीछे से सपोर्ट किया और हम जिनकी लीडरशिप में आगे बढ़े हैं, श्री अनुराग ठाकुर साहब ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी हैं। वो जिससे भी बात करते हैं उसका मन मोह लेते हैं और काम करना 24 घंटे काम। हम जब भी उनके दरवाजे गए, उन्होंने हमेशा रात के 12 बजे हो चाहे 1 बजे हो, हमेशा हमारे साथ दिया। यही वजह है आज चेस को पंख लगे हैं और चेस आगे जा रही है। और आज हम लोगों ने इतिहास बनाया है कि मशाल हमारे यहाँ है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का विजन, अनुराग ठाकुर साहब का क्रियान्वयन देखिए, 4 पंख लगे, हम लोग चेस में कितने आगे बढ़े। पिछले बार हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा था, लेकिन इस बार क्योंकि अब हंगरी में है तो किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अब लगातार देश जो है वो ग्रैंड मास्टर भी पैदा कर रहा है और लगातार शतरंज के खेल में खुद को आगे भी बढ़ा रहा है। अभी तो पहले कैंडिडेट्स टूर्नामेंट है, वो जीतना है, उसके बाद आएगा ओलंपियाड, वहाँ पे भी जीतेंगे। पहले कैंडिडेट्स जीतेंगे, 16 में 5 हमारे, और फिर जब आएगा बुडापेस्ट में इस बार का ओलंपियाड, कोशिश कही जाएगी कि वहाँ पे भी हम परफॉर्म करें। एक बात बस कहना चाहता हूँ आपसे, पहली बार इतिहास में हमारे सारे चेस की फेटर्निटी ने मिलकर ये डिसीजन लिया कि हम 2 करोड़ रुपए देंगे ट्रेनिंग के लिए। ये मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने सारे चेस के सहपाठियों का, जिन्होंने मुझे ये ताकत दी और पीछे से हौसला दिया कि आप करिए, हम सब आपके साथ हैं।
आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं संजय कपूर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार देश जो है वो न केवल शतरंज के खेल में बल्कि बाकी अन्य खेलों में भी खुद को लगातार आगे बढ़ा रहा है, और इसके पीछे वो वजह बताते हैं कि जिस तरह से सरकार की जो नीतियां हैं वो जमीनी स्तर पर काम कर रही हैं और खिलाड़ियों को हर स्तर पर मदद पहुंचा रही हैं। कैमरामैन मोहित के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। फ्रांस के स्ट्राइकर और लंबे समय से पेरिस सेंट जर्मेन से जुड़े किलियन एम्बापे क्या इस सीजन के बाद पीएसजी के साथ रहेंगे या किसी और क्लब के साथ जुड़ेंगे? इन बातों को लेकर अटकलों का दौर तेज हो गया है। एम्बापे ने साल 2017 में पीएसजी क्लब को ज्वाइन किया था। साल 2017 में मोनाको को छोड़कर पेरिस सेंट जर्मेन से जुड़ने वाले किलियन एम्बापे क्या इस सीजन के बाद पीएसजी छोड़ देंगे? फुटबॉल जगत में इस बात को लेकर चर्चा जोरों पर है और इसके केंद्र में वह मीडिया रिपोर्ट है जो इस बात की तस्दीक कर रही है कि एम्बापे ने पीएसजी छोड़ने की बात कह दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एम्बापे इस सीजन के अंत में पीएसजी को अलविदा कह देंगे। वैसे इस संबंध में ये बात कही जा रही है कि कुछ औपचारिकताएं और शर्तें हैं जिसके हल होते ही इस संबंध में जल्द ही औपचारिक तौर पर घोषणा की जाएगी। यानी जुलाई में एम्बापे पीएसजी से अलग हो सकते हैं और 7 साल का ये साथ खत्म हो सकता है। वैसे इस बात की चर्चा काफी समय से चल रही थी। यही वजह थी कि एक समय एम्बापे क्लब के प्री टूर एशिया से भी बाहर थे। एम्बापे पिछले कुछ समय में दुनिया के सबसे बेहतरीन फॉरवर्ड खिलाड़ियों में शामिल रहे हैं। 2018 फीफा विश्व कप में फ्रांस को चैंपियन बनाने के बाद उन्होंने 2022 विश्व कप में भी अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाया। हालांकि फाइनल में 3 गोल करने के बावजूद वो अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। उन्होंने गोल्डन बूट भी अपने नाम किया था। वैसे रियल मैड्रिड ने एम्बापे के साथ साल 2022 में अनुबंध करने की कोशिश की थी, लेकिन तब बात नहीं बन सकी थी। इसके बाद एम्बापे ने लिवरपूल के साथ जुड़ने का मन बनाया था, हालांकि तब ये प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो सकी थी। बहरहाल अब देखना होगा कि मौजूदा स्थिति में एम्बापे क्या फैसला लेते हैं और सीजन के अंत में अपने करियर को नई दिशा देने के लिए किस ओर रुख करते हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। ब्राजील के फुटबॉल प्रशंसकों के लिए इस हफ्ते दिल तोड़ने वाली खबर आई। 2 बार की डिफेंडिंग चैंपियन ब्राजील फुटबॉल टीम पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। रियो और टोक्यो में स्वर्ण पदक जीतने वाली ब्राजील को अर्जेंटीना ने ओलंपिक क्वालिफायर्स में मात दी। पिछली 2 बार की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ब्राजील पुरुष फुटबॉल टीम इस बार पेरिस ओलंपिक में दिखाई नहीं देगी। दक्षिण अमेरिकी ओलंपिक क्वालिफायर्स में अर्जेंटीना ने ब्राजील को 1-0 से मात देकर पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया और अपनी चिर प्रतिद्वंदी को बाहर कर दिया। दक्षिण अमेरिका से ओलंपिक के लिए 2 टीम क्वालिफाई करती हैं। ब्राजील ने रियो ओलंपिक और टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। पिछली बार ब्राजील की पुरुष फुटबॉल टीम 2004 में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम रही थी। इससे पहले वे 1992 में भी क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। हालांकि उन 2 झटकों के समय सीनियर टीम के प्रदर्शन को लेकर कोई समस्या नहीं थी। पिछले कुछ समय से ब्राजील की सीनियर टीम का प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं रहा है। ब्राजील 2026 के विश्व कप के दक्षिण अमेरिकी क्वालिफायर्स में 6ठे स्थान पर है। टीम के सबसे बड़े स्टार नेमार घुटने की चोट के कारण अक्टूबर से बाहर हैं। 17 वर्षीय स्ट्राइकर एंड्रिक से काफी उम्मीद थी, लेकिन वे क्वालिफाइंग अभियान में 7 मैच में सिर्फ 2 गोल ही कर सके। ओलंपिक की फुटबॉल प्रतियोगिता में प्रमुख तौर पर अंडर 23 खिलाड़ी खेलते हैं और फुटबॉल की दुनिया में इसका महत्व विश्व कप या कोपा अमेरिका जितना नहीं है। हालांकि ओलंपिक से बिल्कुल बाहर ही हो जाना ब्राजील फुटबॉल के गौरव पर एक धब्बा है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। इस सप्ताह चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 के पहले लेग के मुकाबले खेले गए। इनमें रियल मैड्रिड ने आरबी लाइप्जिग को हराया, वहीं मैन सिटी ने एफसी कोपेनहेगन को 3-1 से मात दी। पेरिस सेंट जर्मेन ने रियल सोसिदाद को हराया। वहीं एक बड़े उलटफेर में जर्मन दिग्गज बायर्न म्यूनिख को लाजियो के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। यूएफा चैंपियंस लीग के अंतिम 16 के पहले लेग के मुकाबले में रियल मैड्रिड ने आरबी लाइप्जिग की टीम को 1-0 से हरा दिया। रियल मैड्रिड की ओर से ब्राहिम डियाज ने एकमात्र गोल मैच के 48वें मिनट में किया। डियाज चोटग्रस्त बेलिंघम के स्थान पर खेल रहे थे। लाइप्जिग ने मैच में गोल करने के कई मौके बनाए, लेकिन मैड्रिड के गोलकीपर के शानदार बचाव के कारण वे गोल नहीं कर सके। रिटर्न लेग का मुकाबला 6 मार्च को मैड्रिड में सैंटियागो बर्नबाउ स्टेडियम में खेला जाएगा। रियल मैड्रिड 2003-2004 में नए फॉर्मेट के आने के बाद से
हर सीजन में राउंड ऑफ 16 में पहुंची है। पिछले 3 सीजन में वे कम से कम सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। उन्होंने 2022 में रिकॉर्ड 14वीं बार चैंपियंस लीग जीती थी। राउंड ऑफ 16 के पहले लेग के मुकाबले में ही मैनचेस्टर सिटी ने FC कोपेनहेगन को 3-1 से हरा दिया। मैन सिटी की ओर से केविन डी ब्रायन, बर्नार्डो सिल्वा और फॉडेन ने गोल किए। अपने घर में खेल रही कोपेनहेगन की ओर से एकमात्र गोल मैटसन ने किया। 3-1 की बड़ी जीत के साथ मैन सिटी ने राउंड ऑफ 16 के मैच में मजबूत बढ़त हासिल कर ली है। इस जीत के साथ मैन सिटी ने अपना 11 मैच से चला आ रहा विजयी सिलसिला भी बरकरार रखा। पिछले सीजन की तरह इस सीजन में भी मैन सिटी चैंपियंस लीग, प्रीमियर लीग और FA कप जीतने की कोशिश में जुटी है। राउंड ऑफ 16 के पहले लेग में एक बड़ा उलटफेर भी दिखा। जर्मन दिग्गज बायर्न म्यूनिख को लाजियो के हाथों 0-1 से हार का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। लाजियो की ओर से एकमात्र गोल 69वें मिनट में इम्मोबाइल ने किया। लाजियो की टीम पूरे अनुशासन के साथ खेली और उसने बायर्न को गोल करने के मौके नहीं दिए। बायर्न को बुंदेसलीगा में भी अपनी कड़ी प्रतिद्वंदी बायर लेवरकुसेन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। अब अगर बायर्न को चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में पहुँचना है तो उन्हें दूसरे लेग में शानदार प्रदर्शन करना होगा। राउंड ऑफ 16 के पहले लेग के एक अन्य मैच में पेरिस सेंट जर्मेन ने रियल सोसिदाद को 2-0 से हरा दिया। पेरिस सेंट जर्मेन की ओर से इस मैच में किलियन एम्बापे और ब्रैडले बारकोला ने गोल किए। सोसिदाद के कई प्रमुख खिलाड़ी चोट के कारण नहीं खेल रहे थे। इसके बावजूद सोसिदाद ने लंबे समय तक मैच पर पकड़ बनाए रखी। सोसिदाद की टीम लगातार 5वें मैच में कोई गोल करने में नाकाम रही। रिटर्न लेग 5 मार्च को सैन सेबेस्टियन में खेला जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। और इस हफ्ते की कुछ प्रमुख खेल खबरों पर नजर डालते हैं इस खेल दनादन में। अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी ताजा जारी ICC वनडे रैंकिंग्स में दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं। नबी ने शकीब अल हसन को लंबे समय के बाद नंबर 1 के पायदान से हटाया। शकीब 7 मई 2019 से नंबर 1 पर बने हुए थे। नबी ने श्रीलंका के खिलाफ खेले गए पहले वनडे में शतक लगाया। नबी वनडे रैंकिंग्स में नंबर 1 ऑलराउंडर बनने वाले सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी हैं। उन्होंने 39 साल और 1 महीने की उम्र में ये उपलब्धि हासिल की। इससे पहले ये उपलब्धि तिलक रत्ने दिलशान के नाम थी, जो 38 साल और 8 महीने की उम्र में नंबर 1 ऑलराउंडर बने थे। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान शकीब अल हसन को श्रीलंका के खिलाफ T20 और 1 दिवसीय सीरीज के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया है। शकीब अल हसन की आंख में कुछ दिक्कत पेश आ रही है। उनकी बाएं आंख की रेटिना में कुछ समस्या है। शकीब पिछली बार बांग्लादेश के लिए 2023 विश्व कप में खेले थे। उनकी जगह पर नजमुल हुसैन शांतो टीम की कप्तानी करेंगे। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट पिछले साल भारत में आयोजित हुए वनडे विश्व कप के बाद पहली बार कीवी टीम में शामिल हुए हैं। बोल्ट को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज के लिए टीम के साथ जोड़ा गया है। बोल्ट दूसरे और तीसरे T20 में टीम के साथ होंगे। बोल्ट ने पिछला T20 नवंबर 2022 में खेला था। बोल्ट टिम साउदी की जगह लेंगे। टिम साउदी वर्कलोड मैनेज करने के लिए सिर्फ पहले T20 में खेलेंगे। मशहूर क्रिकेटर सौरभ तिवारी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है। सौरभ ने 2010 में डेब्यू किया था और भारत के लिए 3 वनडे खेले। उन्होंने 3 वनडे में 49 रन बनाए। सौरभ तिवारी विराट कोहली की अगुवाई में 2008 में मलेशिया में हुए अंडर 19 विश्व कप में भारतीय टीम के सदस्य थे। एस्टन मार्टिन ने 2024 फॉर्मूला 1 सीजन के लिए अपनी नई कार AMR 24 लॉन्च की। लांस स्ट्रोल का ड्राइवर के रूप में ये टीम के साथ चौथा साल है और उन्होंने सबसे पहले ये कार चलाई। कैंसास सिटी चीफ की टीम सुपर बॉल में जीत दर्ज करने के बाद अपने घर लौट कर आई तो जीत का जमकर जश्न मनाया गया। ये 5 साल में चीफ्स का तीसरा सुपर बॉल खिताब है। आइवरी कोस्ट की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने अफ्रीका कप ऑफ नेशंस में मिली जीत का शानदार जश्न मनाया। इस जश्न में टीम के हजारों समर्थक भी शामिल हुए। कोरिया फुटबॉल एसोसिएशन ने शुक्रवार को राष्ट्रीय फुटबॉल कोच यर्गन क्लिंसमैन को उनके पद से हटा दिया। कोरिया की टीम एशियन कप के सेमीफाइनल में हारकर बाहर हो गई थी। टीम के खराब प्रदर्शन और अपनी रणनीति को लेकर क्लिंसमैन लगातार आलोचना का शिकार बन रहे थे और अब उन्हें हटा दिया गया है। नेशनल टीम कमेटी ने गुरुवार को ही क्लिंसमैन को उनके पद से हटाने की अनुशंसा की थी। कमेटी ने कहा था कि क्लिंसमैन को हटाने के पीछे कई कारण हैं, जो उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाते हैं। एशियन कप के सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को जॉर्डन के खिलाफ 2-0 से हार का सामना करना पड़ा था।
इस हार के साथ ही कोरिया का एशियन कप जीतने का 64 साल लंबा इंतजार और बढ़ गया था। फुटबॉल फैंस और राजनेता सभी एक सुर में क्लिंसमैन को हटाने की मांग कर रहे थे। डेनियल विफिन आयरलैंड के पहले स्विमिंग वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। उन्होंने दोहा में आयोजित एक्वेटिक्स विश्व चैंपियनशिप में 800 मीटर फ्री स्टाइल का खिताब जीता। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो खेल आजकल में फिलहाल इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं ब्रिटेन की आइस स्केटिंग जोड़ी टॉरविल और डीन की इन झलकियों के साथ। उन्होंने 40 साल पहले ओलंपिक गोल्ड जीतने की अपनी यादों को ताज़ा किया। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। Round